नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले ही रायगढ़ जिले के दर्जनों किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुसौर ब्लॉक के नवापाली गांव के दर्जनों किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस बार वे समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच पाएंगे या नहीं। ये बात उनके लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। कारण है गिरदावरी रिपोर्ट में हुई गंभीर गड़बड़ी, जिसके चलते कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के नवापाली गांव के करीब 40 से अधिक किसानों को अपना धान न बेच पाने की चिंता सता रही है। जब इन किसानों ने ऑनलाइन गिरदावरी रिपोर्ट देखी तो पता चला कि उनके खसरा नंबरों में धान की फसल का उल्लेख ही नहीं किया गया है, जबकि ये किसान कई वर्षों से लगातार अपने खेतों में धान की ही खेती कर रहे हैं। गिरदावरी रिपोर्ट कृषि भूमि पर बोई गई फसलों का सरकारी रिकॉर्ड होता है, जिसे पटवारी या राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये रिपोर्ट धान खरीदी, पंजीयन एवं सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बेहद जरूरी है। रायगढ़ के किसानों का कहना है कि इस साल राजस्व विभाग की ओर से गांव-गांव में सर्वेयर नियुक्त कर गिरदावरी करवाई गई थी, लेकिन सर्वे के दौरान लापरवाही बरती गई और कई जगह धान की फसल को गलत तरीके से अन्य फसल के रूप में दर्ज कर दिया गया। किसानों का आरोप है कि डीसीएस पोर्टल में गलत प्रविष्टि के कारण अब उनके खेतों में धान की जगह अन्य फसलें दिखाई दे रही हैं, जिससे उनका रकबा कट सकता है। किसानों ने बताया, यदि समय रहते इस त्रुटि को नहीं सुधारा गया तो वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आवेदन बनाकर पटवारी कार्यालय में जमा कर दिए हैं और जल्द सुधार की मांग की है। किसानों की ये मांग है कि विभाग जल्द ही गिरदावरी रिपोर्ट में सुधार करे ताकि वे समय पर पंजीयन करा सकें और धान विक्रय की प्रक्रिया पूरी कर सकें। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने तत्परता नहीं दिखाई तो इस बार उनकी मेहनत की पूरी फसल व्यर्थ चली जाएगी। मोहनलाल क्या समस्या जाता है आपको? अभी धान बेचे के हमारे समस्या ये है कि हमारे के जब का पंजीयन सही नहीं रही तो धान कैसे बेच पाबो। हमन बात ही हर समस्या जाते, जैसे हमारे खेती में है, हम धान लगाए हैं, वहाँ अन्य फसल बताते, धान के जगह अन्य माने कोई कुछ माने वहाँ 0-0 बता देते, तो वो समस्या ला हमन अभी आके पटवारी के पास ला बुला के फोन करके अभी समस्या ला समाधान करत हन। अगर बन जाते तो बढ़िया बात है, नहीं बन पाए तो हम किसान मर जाबो। लगभग कितने किसान हुए? अभी 30-35 हमारे गाँव में तो कहे मतलब सब धन के है। नवापाली में सब किसान का ऐसे हाल है। 15 दिन बाकी धान। हाँ, धान नहीं हो पाही कहले अब का करबोगा, प्राण तो भाग मारे रही धान है। हम उस समस्या जाते हमन ला किसान मन ला अभी सुधार के बराई से हाँ सुधार करे बराई से। अब सुधार का होते 15 दिन के अंदर में सुधार हो जाते तो किसान सुरक्षित धान अपन बेच पाही, और सुधार नहीं हो पाही तो हम उसकी दिक्कत आ जाही। का नाम है का नाम है तो? सुंदरलाल पटेल। क्या समस्या है पूरे बता। वो मोर में अन्य फसल लिख दी है और थोर कुन में धान फसल है और बाकी सब में धान लगाए हैं, अन्य फसल लिख दी है, वो में सब मोर पंजीयन कट गए है। तो 30 कुंटल 20 कुंटल ऐसे धान बेच के मैं क्या करिए, जबकि 180 कुंटल धान बेचते रहे। कैसे करियो फिर? अगर कैसे परेशानी जाही और क्या करिए, सब धान घर में रह रही। 15 दिन बाकी फसल पर 15 दिन बाकी है और सुधार करे बर पटवारी ठे आए हैं, सुधार हो जाई तो ठीक है, नहीं हुई तो परेशानी जाही। बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तालाब किनारे एक युवक के शव मिलने के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। शव की पहचान बिहार के छपरा के रहने वाले अरसलान अंसारी के रूप में कर ली गई है। परिजनों ने शिनाख्त करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि शव अरसलान अंसारी का ही है। जानकारी के अनुसार बिहार के छपरा जिले का रहने वाला छात्र अरसलान गुरु घासीदास में कई वर्षों से रहकर पढ़ाई करता था। वो 21 अक्टूबर से रहस्यमय तरीके से अपने कैंपस से लापता हो गया था। इसी बीच यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बने तालाब में एक युवक की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया गया कि ये शव गुमशुदा छात्र अरसलान का हो सकता है, जिसकी पुष्टि बाद में उसके परिजनों ने की। मामले के सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि लाश मिलने की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस को देर से दी, जिससे जांच में देरी हुई।
संगठन ने एसपी से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि तालाब से मिली लाश पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में ये मामला हत्या का नहीं लग रहा है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में अरसलान तालाब की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है और जहां उसकी लाश मिली है वहां तालाब की गहराई काफी अधिक है। जांच अधिकारियों का मानना है कि संभवतः छात्र को तैरना नहीं आता था और गहराई में डूबने से उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता लग पाएगा। इसी बीच यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के बीच गम और आक्रोश दोनों का माहौल है। छात्र संगठन लगातार पारदर्शी जांच की मांग पर अड़े हुए हैं ताकि ये साफ हो सके कि यह हादसा था या किसी साजिश का नतीजा। भैया वार्डन का नाम क्या है? उनका वार्ड मेंबर क्या था वो ढप्पोला जी कुछ था एमएल तो तो ये क्या बोले आपको? मतलब ये दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा चल रहा है। अब क्या है जो लगता है प्रबंधन इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। जीयू प्रबंधन ये है ही दबाने की बढ़ा कि आप हो रहा है जल्दी चले जाओ, ये हो रहा है। अब वो भी है, वो लोग भी जानते हैं कि बॉडी डिस्पोजल हम लोग में दफनाते हैं, तो हमारे ज़्यादा होता है कि जल्दी दफनाते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। ये लोग भाई खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग आपने एफआईआर की बात की, अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या बॉडी आप यहाँ से बिलासपुर से पटना लेके जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं ले जाएंगे, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई नहीं ले जाएंगे। इतनी मांग प्रशासन से कि एफआईआर दर्ज करें। मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि इतना गंदा आती है भाई। हम अब जो मृतक मिट जाएगा उसको क्या ही सपोर्ट आप दे सकते हो? नहीं ला सकती दोबारा किसी को आप वापस। इसलिए मैनेजमेंट को सही करना होगा, सही होना पड़ेगा। हम लोगों ने भी पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एफआईआर नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं एफआईआर नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं उन लोग वेट कर रहे हैं लोग। किस बात को लेकर एफआईआर करवाना चाहते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर को लेकर एफआईआर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी मैनेजमेंट कैसी हो सकती है कि 3 दिन 4 दिन से बच्चा लापता है। आप उसको गार्जियन तक कॉल करके भी बता सकते हो कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसा सीन है। कुछ नहीं बता रहे हो। गार्जियन खुद आके पता करेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो हॉस्टल में रहने का क्या फायदा? वार्डन क्या बोलता है? हॉस्टल वाले से बात ही नहीं हुई, कुछ बात नहीं। बोलता कि मेरे में क्या है, मैं एब्सेंट लगा दी, मैं गया देखा आया क्या देख के आया कि बच्चा है कि नहीं है, वो कुछ नहीं देखा। ऐसी परजेंट एब्सेंट लगा रहे हो खुद से मन से। नहीं, वार्डन को मेरे को मालूम कुछ नहीं मिला। मैं कल ही आया यहाँ पे, मुझे उतना अथी नहीं है पता यहाँ का कुछ। क्या आपको लग रहा है हत्या है कि आत्महत्या? क्या लगता है आपको भाई? आत्महत्या नहीं कर सकता मेरा भाई, क्योंकि आप कहीं भी जाके पूछ सकते हो। किसी मेरे जो भी दोस्त हैं उसके कलीग से यहाँ जो रहते हैं वो कुछ पूछ सकते हो। पुलिस से बात हुई, कुछ क्या कहा उन्होंने? पुलिस से बातें हो रही है, वो लोग बस दिलासा दिला रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस मैं हमारी मांग एफआईआर जरूरी है कि हाँ आए। पटना से आप यहाँ आए हैं, क्या संतुष्ट है आपकी कार्रवाई से? देखिए संतुष्ट तो नहीं है भाई, अभी मेरे को कुछ पता ही नहीं चला। मैं अभी सदमे में हूँ भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या नाम सबके भाई का? अरसलान अंसारी। कब उसकी लाश मिली है और इतने दिन बाद पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या कुछ मानते प्रबंधन की लापरवाही? अब प्रबंधन की पूरी लापरवाही है यहाँ पे भाई। मैंने पेपर भी नहीं जाना, प्रबंधन नहीं जाना। हम लोगों ने कॉल किया तब पता चल रहा है, फिर मैं 24 को आया तो पता चला कि हाँ बरामद हुई है। फिर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं कब की बात कब की चल रही है। 5-6 बात दिन आपको कैंपस में मिल रही है, ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हो, आपको बाहर मिल रही है कुछ चीज़ें। तो मिला के प्रबंधन की लापरवाही मान रहे हैं। कितने भाई बहन आपको? हम लोग वही छोटा था, मैं माजिल हूँ, एक मेरे से बड़े हैं भाई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौहर। जीयू कैंपस में मिला के क्या है पूरा मामला? हम लोग को लगभग 23-24 के आसपास सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी मिली है जीजू के तालाब में। हम लोगों ने बॉडी को निकाला, शिनाख्ती की, तो पता चला कि लड़का जो है वो फिज़िक्स की पढ़ाई कर रहा था, 5th सेमेस्टर में था। और फिर उनके परिजनों को कांटेक्ट किया गया, परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने शिनाख्ती की, आइडेंटिफाई किया और उन्हें बोला उन्हीं का बच्चा है। तो इनिशियल अभी जो प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन से लग रहा है कि वो लड़का जो है वो 21 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तालाब की साइड गया था और वो फ़ोन से बातें करते हुए जा रहा था, वो सीसीटीवी में दिख रहा है। उसके बाद वहाँ पे ड्राउनिंग से डेथ हुई है। बाकी जो है अगर कुछ उसमें कोई भी एंगल रहता है तो आगे की जो विवेचना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसके बेसिस पता चलेगा। आज जो हम लोग पोस्टमार्टम हुआ है उसमें डॉक्टरों की टीम से करवाया गया, 3 डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया। उसमें बताया कि कोई भी ऐसा इंजरी मार्क्स बॉडी पे नहीं दिख रहा है।
तो कोई भी स्ट्रगल के साइंस नहीं दिख रहे हैं। तो प्राइमा फेसी अभी जो है ड्राउनिंग का केस ही लग रहा है, बाकी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन विवेचना कर रहे हैं। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए कहने कि अगर जीजू प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तो लाश को नहीं ले जाएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, जीजीओ प्रबंधन की लापरवाही अगर हुई है तो, दूसरी कि हत्या, जब हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं उस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। उसमें अभी तक तो कुछ ऐसा तथ्य मेरे को नहीं दिखा है, साक्ष्य नहीं दिखा है जिससे प्रतीत हो कि ये हत्या है, क्योंकि जब किसी की हत्या होती है तो उसमें बॉडी में साइंस दिखते हैं, स्ट्रैंगुलेशन का मार्क्स रहेगा, स्टैब इंजरी रहेगी, कोई धक्का उक्का दिया होगा तो उसका कहीं खरोच उरोच के निशान होंगे, तो वैसा बॉडी में अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं दिखा है। तथा हम लोग सीसीटीवी एनालिसिस किए तो बच्चा जो है अकेले जा रहा था, उसके पीछे कोई भी व्यक्ति को हम लोग जाते हुए नहीं दिखा है सीसीटीवी फुटेज में। थर्ड थिंग ये है कि जिस जगह पे उसकी बॉडी मिली और जहाँ पे उसका पैंट मिला था, लोअर मिला था, वो काफ़ी गड्ढा वाला जगह है, तो और काफ़ी स्लिपरी है, तो किसी का भी पैर अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो वो गिर गया तो बचने का चांस काफ़ी कम है, अगर तैरना नहीं आता है तो। और इसके पेरेंट्स ने बताया कि उसे तैरना भी नहीं आता है, तो हत्या का जो है पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन विवेचना हम लोग जारी रखें इस पर। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के चर्चित चांदमारी डबरी हत्याकांड का धर्मजयगढ़ पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मजयगढ़ एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के डुगरूपारा निवासी कैलाश सारथी का शव 22 अक्टूबर को सुबह चांदमारी डबरी के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एफएसएल टीम, थाना क्षेत्र के टीआई सभी ने टीम बनाकर मौके का निरीक्षण किया। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान मिले, दाहिने कान के कटे होने और गले पर नाखूनों के निशान भी पाए गए थे। घटनास्थल पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान मिलने से यह स्पष्ट था कि कैलाश की हत्या कर शव को साक्ष्य छुपाने की नीयत से डबरी में फेंका गया है। मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदारों और मित्रों से भी पूछताछ की, जिनसे पता चला कि घटना की रात कैलाश को आखिरी बार 2 युवकों सुरेश यादव उर्फ लल्ला और अजीत कुमार यादव इनके साथ देखा गया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ में बताया गया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे नराई टिकरा में कैलाश के साथ गाली गलौज और विवाद हुआ था, जिससे रंजिश के चलते दोनों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। आरोपी सुरेश ने पहले से ही रॉड चांदमारी में छिपा रखी थी, जिसके बाद उसके साथी अजीत ने कैलाश को बहाने से वहां बुलाया। तीनों ने मिलकर खाना पीना किया। इस दौरान आरोपी सुरेश ने मौका देखकर छिपाए हुए लोहे के हथियार से कैलाश के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद अजीत ने मोटरसाइकिल में रखे पेचकस से कई बार उसके सिर पर वार किया, जिससे साक्ष्य छिपाने के लिए दोनों ने शव को घसीटकर डबरी के पानी में फेंक दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर लिए हैं। हत्या के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 9:30 बजे हमारे पास ये सूचना प्राप्त हुई कि चांदमारी डबरी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी देखी गई है। इसके उपरांत हमारी टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची तो जो मृतक हैं उनकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। मृतक कैलाश सारथी 19 वर्ष के थे, जो जेलपारा धर्मजयगढ़ के रहने वाले थे। इसके बाद हमने आगे जब इसमें विवेचना स्टार्ट की तो हमें 2 आरोपियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। ये 2 आरोपी इनके मित्र थे कैलाश सारथी के, जिनके साथ में इनको लास्ट देखा गया था। तकरीबन रात को 10 बजे 21 तारीख को गर्ल्स स्कूल जेलपारा के पास में इनकी जो मृतक हैं कैलाश सारथी और जो आरोपी हैं अजीत यादव और लल्ला उर्फ सुरेश, इन तीनों के बीच में विवाद हुआ किसी बात को लेकर के, और इनके बीच में हाथापाई भी हुई। तो इसमें जो मृतक के मामा हैं राजेंद्र सारथी, उन्होंने बीच बचाव करके इनको रोका। इसके उपरांत अजीत, सुरेश और कैलाश साथ में कैंपारा की ओर चले गए। उनका वहां पर शराब पीने का प्लान था। इसके बाद वो चांदमारी टिकरा में शराब का उन्होंने सेवन किया, तीनों ने साथ में बैठ करके। फिर लल्ला ने, क्योंकि उनका विवाद हुआ था, उसने प्लान किया कि मैं इसकी हत्या करूंगा। उसने कुछ बहाना करके जो कैलाश है उनके पीछे वो गया। उसके बाद मेटल की रॉड को लेकर के वो आया और उनके सर पे उसने चोट पहुंचाना चालू किया। इसके साथ ही अजीत ने अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ था, जिससे उनने
मृतक के ऊपर हमला किया। तो इस तरह से इन दोनों ने मिल करके इस हत्या का अंजाम दिया। इनके बीच में आपसी विवाद था और ये साथ में शराब वगैरह पीते थे। इनका पैसे के लेन देन को लेकर के भी विवाद था। ये जुआ वगैरह भी साथ में खेलते थे। तो यही मेन का रीजन था जिसके बीच में इनका विवाद था। इसमें मुख्य हमने मर्डर की धारा और साक्ष्य छुपाने की धारा इसमें लगाई है BNS के तहत। सभी आरोपी गिरफ्तार इसमें हाँ, सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में देर रात एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान में लगी भीषण आग ने पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। त्योहारों के सीजन में जहां बाजारों में रौनक है, वहीं इस हादसे ने दुकानदारों में दहशत फैला दी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक आग इंदिरा मार्केट स्थित नवनीत ड्राई फ्रूट्स नामक दुकान में रात करीब 11 बजे लगी। दुकान में त्योहारों को देखते हुए बड़ी मात्रा में सूखे मेवे और पैक्ड आइटम रखे हुए थे। अचानक धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या दीपक के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। महासमुंद के बाग बहरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश एक बार फिर खूनी झगड़े में बदल गई। मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंची महिला सरपंच के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लग रहा है। मामला ग्राम मौली मुंडा का है, जहां गांव के तालाब से पानी निकासी को लेकर पूर्व में हुए विवाद ने फिर तूल पकड़ लिया। आरोपी भूपेंद्र चंद्राकर अपने साथियों उदित यादव और दुर्गेश साहू के साथ पीड़ित जितेंद्र के घर पहुंचा। बताया गया कि आरोपियों ने वहां पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जितेंद्र और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, तो माँ बहन के गाली गलौज कर रहा था भूपेंद्र चंद्राकर। उसको मैं मना किया, ऐसे वैसे माँ बहन के गाली क्यों दे रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद गाड़ी से उतरा, वो मेरे ऊपर शुरू हो गया। तो क्या कौन कौन थे गाली गलौज करते हुए? कौन कौन थे मतलब आपके पास गाली गलौज था? मैं उसी को पहचानता था, बीच में वो बैठा था। और क्या क्या हुआ? कुछ और कुछ उसके बाद मेरे ऊपर टूट पड़े। उसके बाद मैं गिर गया। उसके बाद तो मुझसे से मारा हो गया, क्या पता पैर फ्रैक्चर हो गया। तो मैं तकलीफ में गया, तो मेरे को एक जने अर्जुन यादव करके उठा के ले गए। और उसके बाद फिर हॉस्पिटल यहाँ ढूंढने आया, तो सब हॉस्पिटल बंद था। फिर आज सवेरे एक्सरे कराए, 2 जगह क्रैक बता रहा है। बिलासपुर में रविवार की रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रा विहार बृहस्पति बाजार में रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम आयुष्मान तिवारी है, जो अपने माता पिता के साथ चंद्रा विहार में रहता था। रविवार की रात उसके माता पिता छठ पूजा के लिए छठ घाट गए हुए थे। देर रात जब वे घर लौटे तो देखा कि बेटे के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो आयुष्मान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। सूचना मिलते ही परिजनों ने तत्काल सिविल लाइन पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करते हुए मर्ग कायम कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष्मान तिवारी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर दंपत्ति का इकलौता बेटा था। परिजनों के अनुसार वो पिछले 5 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था और इसी कारण डिप्रेशन में रहने लगा था। रविवार की रात उसने अपने कमरे में पंखे से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला क्या है? ये
चंद्रा पार्क बृहस्पति बाजार का रहने वाला है आयुष्मान तिवारी। उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। उनके परिजनों ने बताया कि कल शाम को वो घर में था, अकेले था और ये दोनों पति पत्नी छठ पूजा में गए थे। जब करीबन रात 10 बजे घर वापस आए तो देखे खिड़की तरफ से खोल कर देखे कि वो नीचे गिरा पड़ा है और पंखा में जो प्लास्टिक की रस्सी है वो बंधा टूटा पड़ा है, उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है। तब जाकर मौका देखे तो उसमें जो फांसी लगाया हुआ था और टूटकर नीचे गिरा था, जिसकी डेथ हो गई थी, जिसमें मर्ग कायम की गई है। आज पीएम पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। आत्महत्या का कारण उनके परिजन ही बता रहे थे कि पिछले 5 साल से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।